ऊंची घटनाएं कौन सी घटी जिन्हें कि इतिहास में याद रखा जाता है। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो बहुत सारे मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी मानते हैं, कुछ भारतीय मूल से इनकी उत्पत्ति को मानते हैं, कुछ ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। सबके अलग अलग मत हैं। उनमें से अगर राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति एक खजर नाम की जाति से हुई थी, जो कि हुनों के साथ भारत में आई। जब हुन में बहुत सारे आक्रमण होते रहते थे तो क्या हुआ, ये हुनों के साथ साथ ही भारत में आ गए और कुछ समय बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था कायम कर ली। और इस मत को मानने वालों में से देखें तो सबसे पहले इस मत का समर्थन किया था कैम्पबेल और जैक्सन ने। कैम्पबेल और जैक्सन चूँकि भारतीय इतिहासकार नहीं हैं, तो अगर भारतीयों की बात करें तो भारतीय इतिहासकारों में भंडारकर और त्रिपाठी ने इस मत को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया था, इस मत की पुष्टि भी की थी। लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी में न खजर जाति का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं दिखाई देता है। हमें भारतीय अथवा विदेशी साक्ष्य में कोई ऐसी सूचना भी नहीं मिलती है कि खजर या गुजर या गुर्जर के शब्दों में कोई भी समानता हो। दूसरा जो मत है वो दिया गया है सीवी वैद, जीएस ओझा, दशरथ शर्मा जैसे अनेक विद्वान द्वारा। और वे सभी क्या मानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वे पूरी तरह से भारतीय थे, इनका विदेशियों से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। और वे इस शब्द का अर्थ गुर्जर देश का प्रतिहार मतलब कि शासक लगाते हैं। के.एम. मुंशी ने विभिन्न उदाहरणों से भी यह बता दिया है कि गुर्जर शब्द जो है ना स्थानवाचक है, ना कि जातिवाचक। मतलब कि गुर्जर किसी स्थान का नाम है और गुर्जरों के देश से संबंधित होने के कारण ही इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी विशेष जाति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। और गुर्जर शब्द जो है उसका उल्लेख हमें 5वीं-6वीं शताब्दी में मिलने लगता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि 5वीं शताब्दी के अंत या फिर छठी जो शताब्दी है उसके पूर्वार्ध में गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया तो उसके बाद से बहुत सारी छोटी छोटी जनजातियां उभर के सामने आने लगी। तो शायद ये वही समय था जिसमें कि गुप्त वंश के बाद गुर्जरों का जो क्षेत्र था वहाँ से कुछ वंश के लोग, शक्तिशाली वंश के लोगों ने अपने आप को सिद्ध किया और एक अलग शासन व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। इन विद्वानों का विचार यह था कि गुर्जर जाति विदेशों से आकर भारतीय क्षत्रिय समाज में समाहित हो गई है। ये एक अन्य सिद्धांत है जिसके अनुसार कि कहा जाता है कि विदेशों से इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब कि विदेशों से कुछ जनजातियाँ थी, कुछ जातियाँ थी, वो उन्होंने क्या किया कि भारत में आ गए और यहाँ का जो क्षत्रिय समाज था उसमें मेल मिलाप कर लिया और इससे उनकी जो पुरानी संस्कृति है, पुराना नाम है, उसे पूरी तरह से नाता नहीं तोड़ा जा सकता है। तो गुर्जर जो हुआ वो विदेशी उत्पत्ति का शब्द है। भारत के शस्त्रकारों ने विदेशियों को सदा पद प्रदान किया है। हुनों को मलेच्छ कहा गया, किंतु जहाँ तक गुर्जरों का प्रश्न है उन्हें सर्वत्र ब्राह्मण कहा गया है। क्योंकि हमारे समाज की भारतीय समाज की बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी भी विदेशियों के साथ अपनी संस्कृतियों का आत्मसातीकरण कर लेते हैं। तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर विदेशी से गुर्जर भारत में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, भारतीय राजाओं ने क्या किया था, उसे पद प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ दिया था। और धीरे धीरे ये क्या हुआ कि इन्होंने पद प्रतिष्ठा पाकर अपने आप को यहाँ के राजाओं से ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया और फिर एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। जिस तरह से ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हुनों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हुन जब पहली बार भारत में आए थे तो उन्हें मलेच्छ का नाम दिया गया था, लेकिन हुन जो है वो क्षत्रिय वंश से बिलोंग कर दिए, लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्हें ब्राह्मण वंशी कहा गया है। इसके अलावा कुछ विदेशी यात्री जैसे कि वेनसांग, इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने गुर्जर नरेश को क्षत्रिय बताया है। पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड से जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है उसमें भी इसकी ऐतिहासिकता पर संदिग्ध मार्ग देखने को मिलता है। कुछ अन्य इतिहासकार हैं जैसे कि दशरथ शर्मा, ओझा आदि ने बताया कि इस कथा का उल्लेख रासो की प्राचीन पांडुलिपियों में भी प्राप्त होती है। और इस प्रकार क्या होता है कि खजर जाति से गुर्जरों की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है। इनकी उत्पत्ति के बारे में देखें तो
देखने को मिलता है कि इतिहास में कहीं भी उन्हें विदेशियों से जोड़कर नहीं देखा गया है। यानी कि विदेशी इतिहास में जहाँ कहीं भी इनके बारे में उल्लेख देखने को मिलता है तो वहाँ पर इनकी उत्पत्ति देशज ही बताई गई है, ना कि विदेशियों के साथ। और उसके आधार पर उन्हें ब्राह्मण मूल का स्वीकार किया गया है, ब्राह्मण मूल का शासक माना जाता है, जिन्होंने कि बाद में के समय में जाकर के क्षत्रिय धर्म ग्रहण कर लिया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रतिहारी नामक वैदिक राजज्ञों का उल्लेख मिलता है। लगता है कि उन्होंने ही बाद में अपनी कमी को छोड़कर क्षत्रियों की वृत्ति अपना ली तथा अपने को राम के भाई लक्ष्मण का संबंध समृद्ध कर लिया। बाद के समय में क्या हुआ कि गुर्जरों ने क्या किया कि अपने आप को ब्राह्मण कहलाना पसंद नहीं किया, बल्कि उससे श्रेष्ठ क्षत्रिय धर्म को अपनाना स्वीकार किया। और अब इस मत को काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बताया कि वे राम के जो भाई थे लक्ष्मण, ये उन्हीं के संतानों में से एक थे, उन्हीं की शाखाओं में से थे। गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं सदी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक शासन किया। इनका शासनकाल है 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक। और ग्वालियर का जो अभिलेख मिलता है उसमें इस वंश का शासक राम के भाई लक्ष्मण, जो कि उनके प्रतिहार थे, का वंशज होने का दावा करते हैं। यानी कि ग्वालियर के अभिलेख में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये राम के भाई के वंशज थे। कुछ अन्य विद्वानों के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कि इस वंश का आदि शासक राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ प्रतिहार के पद पर काम किया करता था और इन्हें प्रतिहार कहा गया है। क्योंकि इस बारे में तो किसी को भी जानकारी नहीं कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान कहाँ का था, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जिस क्षेत्र से संबंध रखते थे उसी का नाम था गुर्जर। कुछ अन्य विदेशी इतिहासकार थे जैसे कि स्मिथ, वेनसंग के आधार पर उन्होंने कहा है कि आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित भीममल मानते हैं। भीममल एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, जहाँ की वेनसिंग और स्मिथ के अनुसार गुर्जर जाति वहीं से बिलोंग करते थे, वहीं पे रहते थे। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों ने उसका मूल स्थान उज्जैनी जो कि अवंती में था, उसे माना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है, इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य क्या है ये इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। हर तरह के इतिहासकारों ने अपने अपने मत को प्रतिपादित किया है। अब हम लोग देखते हैं कि जब इस वंश की स्थापना हो गई, सुदृढ़ता पा ली इसमें, तो इसमें कौन कौन से शासक हुए। सबसे पहले तो इसके बारे में बताते हैं कि इस वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था हरिचंद्र, लेकिन वास्तविक शासक उसे नहीं माना जाता है, क्योंकि हरिचंद्र जो था तो उसके समय में इसकी ख्याति काफ़ी ज़्यादा नहीं थी और ऐसा माना जाता है कि वो स्वतंत्र शासक के रूप में भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन नागभट्ट प्रथम जो थे, नागभट्ट प्रथम ने इस वंश का वास्तविक शासक इन्हें माना गया है और कहा जाता है कि इन्होंने ही अपने वंश के लिए की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उसका निर्माण किया, बढ़ाया। अब हम लोग देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन कौन से शासक थे। सबसे पहले शासकों में आते हैं नागभट्ट। क्योंकि हरिचंद्र जो है उनके बारे में बहुत ज़्यादा साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध नहीं है और उन्हें वास्तविक संस्थापक भी नहीं माना गया। उन्हें वास्तविक संस्थापक का दर्जा मिला है नागभट्ट प्रथम को। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसका कि शासनकाल माना जाता है करीब करीब 730 AD से 756 AD तक। वह एक पराक्रमी राजा था। ग्वालियर के अभिलेख से पता चलता है कि उसने एक शक्तिशाली मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट किया था और यह मलेच्छ संभवतः सिंध का अरब शासक था। यानी कि ग्वालियर के पास जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उसमें कहा गया है कि उस समय भी विदेशियों का यहाँ पर आक्रमण हुआ करता था। वो थे अरब आक्रमणकारी थे और उन्हें क्रमशः मलेच्छों के नाम से जाना जाता है। मलेच्छ चूँकि पहले तो विदेशी आक्रमणकारी थे, लेकिन बाद में भारतीय समाज ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और फिर यहाँ का शासक मान लिया। लेकिन नागभट्ट प्रथम के समय में क्या हुआ था कि अरब शासकों का आक्रमण हुआ था, जिसमें कि नागभट्ट प्रथम को विजय प्राप्त हुई थी। इस तरह से नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिमी भारत की रक्षा की और उसके द्वारा रौंदे हुए प्रदेशों को पुनः जीत लिया।
ग्वालियर लेख में ही कहा गया है कि मलेच्छ राजा की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला मानव नारायण रूप में वह लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ था। तो इस सेंटेंस से, इस लाइन से हम लोग यह समझ सकते हैं कि नागभट्ट प्रथम कितना प्रतिभावान व्यक्ति था। उसके बारे में ये कहा गया है कि मलेच्छ की जो विशाल सेना था उसे उसने चूर चूर कर दिया और उसके इस रूप के कारण उसे नारायण रूप में ही देखा जाने लगा। इसके अलावा नागभट्ट ने अरबों को परास्त करके भरौज के आसपास के क्षेत्र भी छीन लिए थे। भरौज का जो क्षेत्र था, जो अरबों के अधीन हुआ करता था, उसे भी छीन लिया और अपनी ओर से चहवान शासक भतृवड द्वितीय को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। हंसोट लेख से इस बात की पुष्टि होती है जो नागभट्ट के समय में जारी करवाया गया था। इसके पहले आरवी ने जयभट्ट को पराजित कर भरौज पर अपना अधिकार कर लिया था। आरवी क्रम से एक अरबी आक्रमणकारी होंगे जिन्होंने कि यहाँ की एक राजा जिनका के नाम जयभट्ट था, जयभट्ट को पराजित कर दिया और फिर भरौज को अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन नागभट्ट ने फिर से उसके ऊपर अपना अधिकार कायम किया, भरौज के ऊपर अपना अधिकार कायम करके भतृवड को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। नागभट्ट के बारे में बात करें तो इसके अरब के जो शासक थे जुनैद, ये उनका समकालीन था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जुनैद और नागभट्ट का जो युद्ध हुआ था उसमें नागभट्ट को ही सफलता मिली थी, जुनैद की हार हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब मुस्लिम लेखकों की बात करें तो उसमें एक है अल बिलादुरी ने क्या कहा है कि जुनैद को मालवा मतलब उज्जैन के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी और इस प्रकार गुजरात तथा राजपुताना के एक बड़े भाग का वह शासक बन बैठा था। नागभट्ट के बाद आते हैं वत्सराज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात बताना ये है कि वत्सराज के समय से ही कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ उसमें उसकी शुरुआत वत्सराज के समय में ही हुई और इसकी स्थापना इनको शासन व्यवस्था कैसे मिली उसके बारे में देख लेते हैं। नागभट्ट प्रथम के बाद उसके दो भतीजे थे, कुक्कुक और देवराज। इन दोनों ने शासन किया था, लेकिन इन दोनों के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि वे दोनों के दोनों ही बहुत ही निर्बल शासक थे जिन्हें की कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो इस वंश का वत्सराज जो है इस वंश के चौथे शासक के रूप में सामने आते हैं और इनका शासनकाल माना जाता है 775 से 800 AD तक के बीच का। ये वत्सराज जो थे वे देवराज के ही बेटे थे। देवराज का जो बेटा था वो बहुत ही शक्तिशाली था और इसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उसने क्या किया था, वत्सराज ने क्या किया था, वत्सराज के समय में कन्नौज पे अधिकार को लेकर के बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था और उसने सबसे पहले तो कन्नौज पर आक्रमण करके वहाँ के शासन इंद्रायुध को हराया था, उसे अपने अधीन कर लिया था। ग्वालियर का जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि उसने प्रसिद्ध भांडी वंश को भी पराजित करके उसका राज्य छीन लिया। कुछ विद्वान इस वंश की पहचान हर्ष के ममेरे भाई भांडी द्वारा स्थापित वंश से करते हैं। क्योंकि वत्सराज की बात करें तो वत्सराज ने अपने शासन के स्टार्टिंग टाइम में ही क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज व्यापारिक दृष्टिकोण से उस समय से पूर्व मध्यकाल में बहुत ही खास जगह माना जाता था, जो कि उत्तरापथ दक्षिणापथ इन सब से होते हुए व्यापारिक मार्ग के बीच में आता था, बीचों बीच आता था। इस तरह से देखें तो सामरिक दृष्टिकोण से कन्नौज का बहुत ही बड़ा अहम रोल था। और जब इंद्रायुध को हराया गया, वत्सराज ने इंद्रायुध को हराया, अपना शासन वहाँ पे कायम कर लिया, तो इसके बाद उसने भांडी वंश को भी पराजित किया। और भांडी वंश का जो संबंध है वो हर्ष के वंश से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि हर्ष का जो ममेरा भाई था भांडी, उसी ने भांडी वंश की स्थापना की थी, स्थापित किया था उसे। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद है, क्योंकि इस बारे में बहुत कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। भांडी के बारे में बात करें तो भांडी कोई स्वतंत्र वंश के बारे में नहीं है, अथवा ये कोई स्वतंत्र राज्य नहीं है। कुछ इतिहासकार तो इसे जोधपुर लेख में उल्लेखित भट्टी कुल का भी बताते हैं, इसलिए इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है।
वत्सराज की बात करें तो वत्सराज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता गौरों के विरुद्ध हुई। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने राधनगर राधनपुर से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि वत्सराज ने गौड़ देश के शासक को पराजित किया था। और इसके अनुसार क्या था, मदांध वत्सराज ने गौड़ की राजलक्ष्मी को आसानी से हस्तगत करके उसके 2 राज छत्रों को छीन लिया था। यानी कि राधनपुर से जो अभिलेख प्राप्त होता है उसमें बताया गया है कि वत्सराज ने जो है वो गौड़ नरेश को पराजित करके उससे उसके 2 राज छत्रों को छीना था। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि उसके सामंत दुर्लभ राज ने गौड़ देश पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था। वहीं अगर इतिहासकार मजूमदार की बात करें तो उनका मत है कि प्रतिहारों और पालों के बीच युद्ध दोआब में कहीं पे हुआ था। यानी कि उनके बीच जो युद्ध हुआ था उसका क्षेत्र है दोआब, तथा प्रतिहार सेनाएं बंगाल में नहीं घुसी थी। यानी कि मजूमदार की अगर बात करें तो वत्सराज की जो सेना थी वो बंगाल में घुस ही नहीं पाई थी, बल्कि उन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो दोआब के क्षेत्र में हुआ था। और यह वत्सराज की सबसे बड़ी सफलता थी। यह पराजित नरेश पाल वंशी शासक धर्मपाल था। चूँकि धर्मपाल, वत्सराज और राष्ट्रकूट राजा ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, इसलिए इन तीनों वंशों के बीच जो भी युद्ध होते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस समय काल में। इस प्रकार देखा जाए तो वत्सराज ने उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग को अपने कैप्चर में ले लिया था, उसका स्वामी बन गया था। लेकिन उसका ये सब चीज़ बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि दक्कन के जो राष्ट्रकूट राजा थे उनका भी कन्नौज के ऊपर बुरी नज़र था। वो भी कन्नौज के ऊपर अपना शासन कायम करना चाहते थे। तो पूर्वी भारत में जब भी वत्सराज प्रतिहार राजाओं का वर्चस्व कायम होने लगता था तो उन्हें उनकी शक्ति को बहुत बढ़ाने का मौका नहीं दिया जाता था। उसी वक्त क्या होता था कि दक्षिण से राष्ट्रकूट आते थे और फिर प्रतिहार को हरा करके बुरी तरह परास्त करके चले जाते थे। कुछ बार तो ऐसा हो गया कि वत्सराज को इतना ज़्यादा भयभीत होना पड़ा कि उसे अपने फटे पुराने कपड़ों में रेगिस्तान की ओर भागा और राजपूताना के रेगिस्तान में जाकर के उसने शरण ली। बहुत दिनों तक वहाँ शरण लेने के बाद उसने अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करने की सोची। और फिर जब राष्ट्रकूट शासक वापस अपने राज्य में गए, चूँकि राष्ट्रकूट राज्य के जो क्षेत्र थे और कन्नौज का जो क्षेत्र था, गौड़ का जो क्षेत्र था, इन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। तो बंगाल में रहकर वे अपने राष्ट्र जो उनकी जन्मभूमि थी वहाँ का शासन संभाल नहीं सकते थे। तो वो बहुत देर तक कन्नौज और या बंगाल में रहते नहीं थे। वो युद्ध जीतते थे और फिर वापस अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए अपने राज्य वापस चले जाते थे। और जैसे ही वो वहाँ जाते थे तो यहाँ पे क्या होता था कि प्रतिहार और पाल नरेश इन दोनों ने अपनी शक्ति को फिर से बढ़ाने का इन दोनों को मौका मिल जाता था। राष्ट्रकूट के जो अभिलेख है जो कि राधनपुर और बनी दिनदौरी से यह पता चलता है कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया था। यानी कि राष्ट्रकूट के जो राजा थे ध्रुव के समकालीन ही होते थे वत्सराज। ध्रुव, वत्सराज और धर्मपाल इन तीनों ने एक दूसरे के समकालीन राजाओं के रूप में इन तीनों को जाना जा सकता है। राष्ट्रकूट राजा ने क्या किया, वत्सराज को पराजित करने के साथ साथ दोनों श्वेत राजछत्रों को भी हस्तगत कर लिया था और उसने गौड़ नरेश से छीन लिया था। ध्रुव का आक्रमण एक धावा मात्र था। ध्रुव ने पहले से इसकी बात की राजनीतिक तौर पे कोई भी व्याख्या नहीं की थी। उसने अचानक से हमला किया था और अचानक हमला करने के कारण वत्सराज को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और फिर वो बुरी तरह से परास्त हो गया इस युद्ध में। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में अपनी शक्ति का एहसास होने के बाद राष्ट्रकूट अपने देश वापस लौट जाते थे। ध्रुव के पास लौटने के बाद भी वत्सराज अवंती पर अधिकार नहीं कर पाया और उसकी शक्ति निर्बल बनी रही। और इसका लाभ किसने उठाया था? उसके पाल प्रतिद्वंदी धर्मपाल ने उठाया था। उसने क्या किया, वत्सराज को परास्त कर दिया। उसने कन्नौज से वत्सराज को मनोनीत शासक इंद्रायुध को हटाकर उसके स्थान पर चक्रायुध को शासक बनाया। चूंकि चक्रायुध जो थे उन्होंने क्या किया था कि धर्मपाल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो धर्मपाल ने क्या किया था कि चक्रायुध को कन्नौज में बिठा दिया था ताकि वो वहाँ पे धर्मपाल की ओर से ये करे,
और इसके बारे में कहा जाता है कि जब धर्मपाल ने चक्रायुद्ध को बिठाया था कन्नौज में, तो उसमें एक बहुत बड़ा भव्य दरबार का आयोजन भी किया था, जिसमें कि दूर दूर से नरेशों को बुलाया गया था। उसने कन्नौज के दरबार में एक दरबार किया जिसमें उत्तर भारत के अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया। इसमें वत्सराज को भी उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ा और उसकी स्थिति अधीन शासक के जैसी हो गई थी। यानी कि देखे तो प्रतिहार शासक वत्सराज जो हैं, उन्हें काफ़ी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। उन्हें उन्हीं के राज्य में बुलाया गया था, उसी के दरबार में, जिसका कि संचालन किया था धर्मपाल ने। अब उनके बाद वत्सराज के बाद आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जो हैं वो इस वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं और यह वत्सराज के बेटे थे। इनकी शासनकाल था 800 से लेकर के 833 ईस्वी के लगभग में, और गुर्जर प्रतिहार का राजा हुआ था। उसने क्या किया था कि वत्सराज के समय में जो उसके वंश की प्रतिष्ठा को ठेस लगी थी, उसको उसने पुनः स्थापित किया था। और इसकी चर्चा मिलती है ग्वालियर के अभिलेखों में। ग्वालियर के अभिलेखों से पता चलता है कि इसने अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे आक्रमण किए। उसके अनुसार बताया जाता है कि कन्नौज पर आक्रमण करके उसने क्या किया, चक्रायुद्ध को हरा दिया और कन्नौज को अपनी राजधानी फिर से बना ली। नागभट्ट ने अन्य सिंध, विदर्भ और कलिंग को भी जीता था। यानी कि इसके एरिया की बात करें तो कन्नौज के अलावा इनका शासन फिर से स्थापित हो गया था सिंध पर, विदर्भ और कलिंग पर भी। एक लेख है जिसमें कि बताया जाता है कि इन देशों के जो राजा थे, उन्होंने उसके समक्ष उसी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब कि युद्ध नहीं किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, जिस प्रकार से पतंग दीप शिखा के समक्ष करते हैं। और पूर्व में पाल तथा दक्षिण में राष्ट्रकूटों की शक्ति से भयभीत होकर ही इन राज्यों ने प्रतिहार नरेश के समक्ष समर्पण किया होगा। क्योंकि उस समय की बात करें तो दक्षिण के जो राष्ट्रकूट थे वो बहुत ही शक्तिशाली वंश के रूप में जाने जाते थे, और उनका भय इतना था कि बात के बाहर के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि सोचा कि राष्ट्रकूट जैसे जो शक्तिशाली है उसके खिलाफ उन्हें कोई और शक्तिशाली राजा भी चाहिए जो कि राष्ट्रकूटों की बर्बरता से उन्हें बचा सके। तो उन्हें ये सारी चीज़ें ना प्रतिहारों में दिखी, नागभट्ट द्वितीय में दिखी। तो इसलिए उन्होंने अन्य शासकों ने क्या किया, बगैर लड़े ही नागभट्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत किया और फिर क्या किया, पालों के विरुद्ध विजय अभियान छेड़ दिया। पाल के साथ इनकी कोई आपसी रंजिश भी चल रही थी, क्योंकि पाल ही वो शासक थे ना जिन्होंने कि वत्सराज यानी कि नागभट्ट के पिता को बुरी तरह से पराजित किया था और उन्हें काफ़ी बेइज्जत भी किया था। तो उसका बदला लेने के लिए नागभट्ट द्वितीय आया। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया कि धर्मपाल को पराजय किया। धर्मपाल के नेतृत्व में जो पाल की जो सेना थी उन सभी को पराजय कर दिया। ये जो धर्मपाल और नागभट्ट के बीच युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कक, बाहुक, धवल और शंकरगण उनके सामंतों ने भी भाग लिया था। ये एक छोटे छोटे सामंत थे जो कि पालों की तरफ से थे। चट्टसू लेख में कहा गया है कि शंकरगण ने गौड़ नरेश को हराया तथा समस्त विश्व को जीतकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। यहाँ स्वामी से तात्पर्य नागभट्ट से ही है, यानी कि इससे पता चलता है कि नागभट्ट की ओर से कक, बाहुक, धवल और शंकरगण युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार अगर देखें तो उत्तरी भारत का शक्तिशाली शासक के रूप में नागभट्ट द्वितीय उभर के सामने आ गया। अपनी महानता और पराक्रम को सूचित करने के लिए क्या किया, नागभट्ट ने बहुत बड़ी उपाधि धारण की, जैसे कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर इत्यादि। लेकिन प्रतिहारों की जो ये बढ़ती हुई शक्ति थी जो कि नागभट्ट द्वितीय के रूप में उभर के सामने आ रही थी, तो इसे राष्ट्रकूट नरेश बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। उन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका भी ध्यान उत्तर पूर्वी की तरफ लगा हुआ था, वे भी कन्नौज के ऊपर, गौड़ राज्य के ऊपर अपनी दृष्टि जमाए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उस समय राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो थे गोविंद ने क्या किया कि उसकी उत्तर भारत की जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने अपने भाई इंद्र को गुजरात का राज्यपाल बना दिया और फिर पूरी शक्ति के साथ नागभट्ट पर आक्रमण कर दिया। यानी कि राष्ट्रकूट नरेश गोविंद ने अपने भाई इंद्र की मदद से नागभट्ट के ऊपर आक्रमण किया।
मन्ने, सिसवय तथा राजनगर के लेखों से इस बात की सूचना मिलती है कि नागभट्ट बुरी तरह से पराजित किया गया। अल्तेकर का विचार है कि दोनों के बीच युद्ध बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र पर लड़ा गया था। गोविंद ने क्या किया था कि चक्रा युद्ध और धर्मपाल को पराजित किया था और विजय करते हुए हिमालय तक जा पहुंचा। किंतु हमेशा की तरह क्या हुआ कि निजी कारणों से राष्ट्रकूटों को दक्षिण लौटना पड़ा। राष्ट्रकूट काफ़ी ज़्यादा समय तक अपने दक्षिण साम्राज्य से बाहर नहीं रह सकते थे। इस प्रकार क्या हुआ कि नागभट्ट के बारे में बताए तो नागभट्ट तो हार गया, लेकिन उसने इससे अब हताश नहीं हुआ। उसने क्या किया कि अपनी शक्ति को फिर से उगाना शुरू किया। बहुत सारे शासकों के साथ उसने मित्रता कर ली और उत्तर भारत के अनेक जो राज्य थे उन लोगों को विजय करके इस क्षति की पूर्ति करने की कोशिश की। ग्वालियर के अभिलेख में उसे अनर्थ, किरात, तुरुस्क, वत्स और मत्स्य आदि का विजेता कहा गया है। यानी कि ये छोटे छोटे क्षेत्र थे, उन्हें नागभट्ट द्वितीय ने फिर से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके इन सारी चीज़ों को जीत लिया और उसने लगभग उन सभी प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया जो कि पहले धर्मपाल के अधीन थे। शाकंभरी के जो चाहमान शासक, उन्होंने भी नागभट्ट की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब नागभट्ट का जो साम्राज्य था बहुत बड़ा हो गया था, बहुत विस्तार हो गया था। उसके साम्राज्य की बात करें तो वो हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक और गुजरात से लेकर के बंगाल की सीमा तक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था। और इन सारे कारणों को अगर सामरिक रूप से देखें तो देखते हैं कि नागभट्ट द्वितीय जो है अपने समय का बहुत ही प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस कारण उसे इतिहास में काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। उसके बाद आते हैं रामभद्र। रामभद्र जो है वो नागभट्ट द्वितीय के बेटे थे, लेकिन उनमें अपने पिता की तरह कोई भी काबिलियत नहीं थी। वो बहुत ही दुर्बल राजा थे। उन्होंने सिर्फ 3 साल तक ही शासन किया था। उसके समय में प्रतिहारों को पालों के हाथों पराजय उठानी पड़ी थी। नारायण पाल जो कि पाल वंश के एक शासक थे, उनके बादल लेख से सूचना मिलती है कि देवपाल ने गुर्जर राजाओं के घमंड को चूर चूर कर दिया था। यहाँ तात्पर्य रामभद्र से ही होगा क्योंकि वो बहुत ही दुर्बल राजा थे, किंतु साम्राज्य के कुछ दूरस्थ प्रदेशों में उसका अधिकार बना रहा। इसके बाद आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है। मिहिर भोज अगर देखें तो उनका शासनकाल था 836 से लेकर 885 ईस्वी तक और वह इस वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जाना जाता है। उसकी जो पत्नी थी उनका नाम था अप्पा देवी। लेखों में उसके 2 अन्य नामों में मिहिर भोज चूँकि वैष्णव धर्म अनुयायी थे तो उन्होंने 2 उपाधियां धारण की थी। एक थी प्रभास और दूसरी थी आदिवरा। इन दोनों से ये देखने को मिलता है कि वो वैष्णव धर्म को कितना ज़्यादा प्रश्रय देते थे। उनके शासनकाल की घटनाओं के बारे में बात करें तो उसमें से कुछ स्वयं उसी के तथा कुछ उत्तराधिकारियों के हैं। उनके शासनकाल के जो लेख मिलते हैं जिसमें कि उनके बारे में बताया गया है तो उसमें बताया जाता है कि वो लेख या तो उन्होंने लिखे हैं या फिर उनके कुछ इम्पोर्टेंट उत्तराधिकारियों ने लिखे हैं। मिहिर भोज का सबसे महत्वपूर्ण सर्वप्रमुख लेख ग्वालियर से मिलता है जो कि एक प्रशस्ति के रूप में, प्रशस्ति मतलब कि प्रशंसा पत्र के रूप में है। लेखों के अतिरिक्त अगर कल्हण और अरबी यात्री सुलेमान के बारे में बात करें तो हमें उसके काल की बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी जानकारी मिलती है कि राजा बनने के बाद मिहिर भोज का पहला महत्वपूर्ण काम था अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना। अब आते हैं आदिवरा। मिहिर भोज के बारे में एक बात बताएं तो उन्होंने जो उपाधियां ली थी आदिवरा और प्रभास की उपाधियां, तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट ये मिलता है कि उनका ये नाम, उनके द्वारा जो चांदी के दंभ सिक्के चलवाए गए थे ना, उसके ऊपर ये नामों की इस नामों को अंकित करवाया गया था। मिहिर भोज की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हरा करके मालवा पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। सबसे पहले तो उसने अपने पिता के निर्बल शासनकाल में हुए स्वतंत्र प्रांतों को फिर से अपने अधीनता में कर लिया, क्योंकि
नागभट्ट जो थे उनके बाद के जो शासक हुए, उनके बेटे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाए। उनके समय में बहुत सारे सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो मिहिर भोज का ये काम था, सबसे पहला ये काम था कि उसने जितने भी सामंत स्वतंत्र हुए उन सब के एरिया को फिर से अपने राज्य में मिला लेना। उसने कलचुरी, चेदी, गुहिलितो वंशों के साथ मैत्री संबंध भी स्थापित किए थे। इन वंशों के राजाओं ने उसके अभियानों में सहायता दी थी, यानी कि मिहिर भोज ने जो भी अभियान किए थे उसमें उनके दोस्तों ने उसकी सहायता की थी। और ग्वालियर अभिलेख में यह बताया गया है कि अगस्त ऋषि ने तो केवल विंध्य पर्वत का विस्तार अवरुद्ध किया था, लेकिन भोज ने कई राजाओं का आक्रमण करके उसके विस्तार को रोक दिया। यानी कि अगस्त ऋषि की बात करें तो उन्होंने मिहिर भोज की काफ़ी तारीफ की है, उन्हें काफ़ी प्रतिष्ठित राजा माना है। और कहा गया है कि जिस तरह से अगस्त ऋषि ने विंध्य पर्वत का विस्तार को रोक दिया था, उसी तरह से भोज ने राजाओं का विस्तार रोक दिया। और ऐसा कहा गया है ग्वालियर अभिलेख में। उत्तर भारत में किए गए उसके अभियानों में गोहिल वंशी हर्षराज, जो उसका एक सामंत था, ने भोज की सहायता की थी। 400 लेख के अनुसार अगर देखें तो मिहिर भोज ने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त करके भोज को घोड़े उपहार में दिए थे। और यह भी वर्णित किया जाता है कि गौर नरेश को पराजित करने के बाद पूर्वी भारत के शासकों से भी कर लिया जाता था, वहाँ कर लेना शुरू कर दिया गया था। अब अगर उनके कुछ सामंतों की बात करें तो कलचुरी वंशी गुणाम्बोधिदेव धो उसका एक सामंत था। पहेवा, जो कि पूर्वी पंजाब में है, उसके लेख में यह पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश का जो उसका राज्य था वो उसके अंदर था, उसके सामंत के अंदर शामिल था। और भोज का एक खंडित लेख उसमें बताया गया है कि दिल्ली में पुराना किला से मिलता है, जो वहाँ के अधिकार का सूचक है। यानी कि इस तरह से देखें तो दिल्ली और हरियाणा, ये सब का जो प्रदेश है वो पूर्वी पंजाब के साथ साथ सबके सब मिहिर भोज के अंतर्गत ही आता था। बीएन पुरी, इतिहासकार बीएन पुरी जो है, उनका मत है कि ऊना लेख में उल्लेखित बलवर्मा मिहिर भोज का कटियार वार का सामंत था, जिसने अपनी स्वामी की ओर से लड़ते हुए हुनों को लड़ाया था। हुन की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर ये बीएन पुरी की बात करें तो उनके अनुसार बताया जाता है कि हुन जो बार बार विदेशी थे और भारत के शासकों के ऊपर आक्रमण करते रहते थे, तो उनका मिहिर भोज के साथ भी युद्ध हुआ था। और मिहिर भोज की तरफ से उनका सेनापति, उनका सामंत लड़ा था और उसका नाम था बलवर्मा। देवगढ़, झांसी तथा ग्वालियर के लेखों में देखें तो भोज का मध्य भारत पर अधिकार होना पुष्ट होता है। इस प्रकार अपने राज्यारोहण के पश्चात मिहिर भोज ने अपनी राजनीतिक स्थिति विभिन्न देशों में अपने युद्ध को जीत करके सुदृढ़ कर ली थी। मिहिर भोज के समय में भी प्रतिहारों की पालों और राष्ट्रकूटों के साथ पुरानी प्रतिद्वंद्विता चलती रही थी। चूंकि दो पाल शासक, देवपाल और विग्रहपाल, वो इनका समकालीन था। एक और जहाँ पाल लेख में प्रतिहार पर विजय का विवरण देते हैं, तो दूसरी तरफ प्रतिहार के जो लेख मिलते हैं वहाँ पर पालों पर विजय का दावा प्रस्तुत करते हैं। तो इस बात से यह जानकारी मिलती है कि दोनों में जो लगातार युद्ध हुआ करता था, तो युद्ध में निरंतर एक ही शासक की जीत नहीं हुई है। दोनों शासकों की एक के बाद एक, कभी इनका कभी उनका, उस तरह से वो लोग युद्ध जीतते थे। और जैसे युद्ध में दूसरे की हार हो जाती थी तो अपने राज्य में उन्होंने क्या क्या अपने लेखों को लिखवा दिया जाता था कि उन्होंने दूसरे राज्य को पराजित कर दिया है। पालकालीन का जो बादल का अभिलेख है उसमें बताया गया है कि देवपाल ने गुर्जर के नरेश को पराजित किया था, ठीक है। और इसके विपरीत ग्वालियर का जो लेख है, जो कि प्रतिहारों से संबंधित है, उसमें बताया गया है कि जिस लक्ष्मी ने धर्मपाल के पुत्र का वरण किया था उसे बाद में भोज ने दूसरे पति के रूप में चुन लिया। यानी कि दोनों ही अभिलेखों में जिनका जिस काल का है, पाल के लेख में पालों के बारे में बताया जाता है कि उन्हें विजय मिली, और प्रतिहारों के बारे में बताया जाता है कि उन्हें विजय मिली। अतः वस्तु स्थिति यह प्रतीत होती है कि प्रारंभिक युद्ध में तो देवपाल को मिहिर भोज के विरुद्ध सफलता मिली होगी, लेकिन उसकी जब मृत्यु हो गई तो फिर क्या हुआ, उसके उत्तराधिकारी नारायण पाल के समय में देवपाल के शासन के अंतिम दिनों में मिहिर भोज ने अपनी पराजय का बदला ले लिया और पालों को हरा दिया।
पाल साम्राज्य के पश्चिमी भागों पर मिहिर भोज का अधिकार हो गया। अब मिहिर भोज के दूसरे शत्रु, एक तो पाल थे और दूसरे थे राष्ट्रकूट। मिहिर भोज की बात करें तो राष्ट्रकूट उनकी दूसरे शत्रु के रूप में सामने आते हैं। तो क्या किया, पालों से निपटने के बाद राष्ट्रकूटों की ओर वह मुड़ा। मिहिर भोज ने 2 राष्ट्रकूट राजाओं अमोघवर्ष और कृष्णद्वितीय, जो कि उनका समकालीन था। अमोघवर्ष शांत प्रकृति का शासक था। उसके समय में मिहिर भोज ने उज्जैन पर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी पर धावा बोल दिया। क्योंकि यहाँ पर देखें तो अमोघवर्ष और कृष्णद्वितीय ये थोड़े से दुर्बल शासक के रूप में गिने जाते हैं, शांति प्रिय शासक के रूप में गिने जाते हैं, और इसीलिए मिहिर भोज को थोड़ा सा मौका मिल गया। उसने क्या किया कि उज्जैन पर अधिकार कर लिया और अपना साम्राज्य नर्मदा नदी तक बढ़ा दिया। बुग्रमा लेख की अगर बात करें तो उससे पता चलता है कि ध्रुव की जो सेना थी, ध्रुव ने उसकी सेना को पराजित करके भगा दिया था, और वह ध्रुव राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा का ध्रुव द्वितीय था, जो अमोघवर्ष का सामंत था। लेखों से मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि भोज को राष्ट्रकूट क्षेत्रों में कोई विशेष सफलता नहीं मिली तथा उसे क्षणिक पराभव का मुख देखना पड़ा। यानी कि उसे जो सफलता मिली थी नर्मदा नदी के समय में, वो बहुत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी, क्योंकि अमोघवर्ष का जो बेटा था कृष्णद्वितीय के समय में भी दोनों राजवंशों में संघर्ष चलता रहा था। और इस समय क्या हुआ था कि कृष्णद्वितीय ने चालुक्यों के साथ युद्ध किया था, और उस युद्ध में वो काफ़ी लंबे समय तक फंसा हुआ था। भोज ने उस पर आक्रमण करके जब नर्मदा नदी पर परास्त किया था, तो इसी विजय के फलस्वरूप क्या हुआ था, मालवा पर उसका अधिकार स्थापित हो गया था। लेकिन जब इसके बाद की बारे में बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। मालवा पर तो प्रतिहारों का शासन कायम हो गया। इसके बाद वह गुजरात की ओर बढ़ गया। गुजरात और खेटक जो कि खेरा जिला के आसपास के भूभाग को माना जाता है, उसे भी उसने जीत लिया। मिहिर भोज ने यहाँ भी अपने युद्ध को जीत लिया। गुजरात शाखा के राष्ट्रकूटों ने 888 ईडी के बाद कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि यह प्रदेश प्रतिहारों ने जीत लिया था, क्योंकि इस समय के बाद राष्ट्रकूटों से संबंधित वहाँ पे अभिलेख नहीं मिलते हैं। राष्ट्रकूट अभिलेखों में देवली तथा करहाट से पता चलता है कि भोज और कृष्ण के बीच उज्जैनी में एक भीषण युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में कृष्ण ने भोज को भयाक्रांत कर दिया, मतलब कि हरा दिया था, बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन बात और सारे अभिलेखों की बात करें तो उसमें बताया गया है कि ये युद्ध जो है वो निर्णायक नहीं रहा। कहा जाता है कि इसमें दोनों को बराबर क्षति हुई और दोनों में से किसी को भी जीत नहीं हासिल हुआ। यहाँ तक कि मालवा पर जो था वो भोज का अधिकार बना ही रहा। अगर कृष्ण युद्ध जीत जाता तो मालवा पर कृष्ण का अधिकार होता, लेकिन भोज का ही अधिकार बना रहा मालवा पर। इसके बाद भी दोनों वंशों में उज्जैन पर अधिकार को लेकर के युद्ध होते रहे, लेकिन खेटक के आसपास के भूभाग पर पुनः राष्ट्रकूटों के हाथों में चला गया। क्योंकि दोनों के बीच हमेशा युद्ध होता ही रहता था, तो कभी क्षेत्र के जो शासक थे हमेशा बदलते रहते थे। कभी राष्ट्रकूट ज़्यादा प्रभावशाली हो गए तो क्षेत्र उनके हाथ में आ गया। उसी तरीके से अगर प्रतिहार ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे तो क्या होता है कि वो क्षेत्र प्रतिहारों के अधीन आ जाता था। 910 ईस्वी के लगभग में अगर हम उत्तरी भारत के बारे में बात करें तो ब्रह्मवलोक वंश के प्रचंड नाम के एक नए सामंत को शासन करते हुए पाते हैं। इंद्र तृतीय के समय में क्या होता है कि गुजरात का जो शासन था वो सीधे मानेखेत से होने लगा था। 915 ईस्वी में वहाँ एक ब्राह्मण था जिसको कि कुछ गांव दान में दिए गए हैं, और वो वही उसके अधिकार का सूचक माना जाता है कि उस ब्राह्मणों को जो गांव दान स्वरूप दिए गए थे उन्होंने बाद में वहाँ पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इस प्रकार भोज ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। उत्तर पश्चिम में उसका साम्राज्य पंजाब तक बढ़ गया था। पूरब में गोरखपुर के कलचुरी भी उसके सामंत थे, और संपूर्ण अवध का जो क्षेत्र था उसके अधीन हो गया था। चूँकि अगर कहल लेख जो कि गोरखपुर जिला में है उसकी बात करें तो बताया जाता है कि कलचुरी शासक गुलाम बधी ने भोज से कुछ भूमि पाई थी। जयपुर क्षेत्र के गुहिलोत शासक हर्षराज भी उसका सामंत था।
यानी कि जयपुर का जो क्षेत्र था वहाँ भी प्रतिहारों का ही शासन कायम हो गया था। दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़ से भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल का लेख मिलता है, जो उस भाग पर उसके अधिकार की पुष्टि करता है। उसका शासन था, तभी तो वहाँ से दक्षिणी राजस्थान से उसके अभिलेख मिल रहे हैं। बुंदेलखंड के चंदेल उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। दक्षिण में उसका साम्राज्य नर्मदा नदी तक विस्तृत था। उसने क्या किया था, कन्नौज को इस विशाल साम्राज्य की राजधानी भी बना दी थी और लगभग 50 साल तक शासन किया था। मिहिर भोज का शासनकाल कब तक? करीब करीब 50 वर्ष। ये बहुत ही लंबी अवधि है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें बहुत समय मिल गया था अपने आप को इतिहास में साबित करने का, बहुत सारे कामों को करने का। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था और उसने आदिवरा और प्रभास जैसी उपाधियां भी धारण की थी। निश्चित वह गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शासक के रूप में जाना जाता है। भोज की बात करें तो उसके शासनकाल में एक अरब का यात्री आया था, सुलेमान ने मिहिर भोज के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्या उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है अपने उसमें, वो जो यात्रा वृत्तांत लिखता है उसमें उसने बहुत कुछ लिखा है। उसने उसकी तारीफ़ मिहिर भोज की तारीफ़ इस प्रकार से की है कि इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अन्य किसी राजा के पास उसकी जैसी अश्व सेना नहीं होती है। उस समय में अरबों का सबसे बड़ा शत्रु था मिहिर भोज, क्योंकि मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि उसने अरबों को भारत में अपना शासन व्यवस्था कायम करने से रोका, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और अरबों को यहाँ पर आने से पूरी तरह से रोक दिया। और अरबों के राजा की बात करें तो कहा जाता है कि भारत के राजाओं में उससे सबसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। मतलब कि मिहिर भोज जो कि वैष्णव धर्मानुयायी था, उसे कहा गया है कि वह इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है। वह अपार धन और ऐश्वर्य से युक्त है। भारत में उसके अतिरिक्त कोई अन्य राज्य नहीं है जो कि डाकुओं से इतना ज़्यादा सुरक्षित हो। प्रतिहारों के बारे में बात करें तो उनकी जो विजय थी उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी विजय की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके जो घोड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा काबिल थे। वे अपने घोड़े यहाँ से नहीं मंगवाते थे बल्कि अरब देशों से मंगवाते थे, जो कि बहुत लंबे, हट्टे कट्टे और हर तरह की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा समय तक टिके रहने में माहिर होते थे। और यह उनकी विजय का सबसे बड़ा कारण के रूप में सामने देखा जा सकता है। भोज के लेखों, मुद्राओं पर अंकित आदिवरा की उपाधि यह सूचित करती है कि देश को अरबों से मुक्त कराना वह अपनी पुनीत कर्तव्य समझता था। यानी कि मिहिर भोज ने यह सोच के रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहर के जो मलेच्छ थे, जो अरब शासक थे, उनका शासन यहाँ पर भारत में नहीं होना चाहिए। अरब उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। 915 से 16 ईस्वी में देखा जाए तो सिंध की यात्रा करने वाले मुस्लिम यात्री अल मसूदी यहाँ तक कि लिखता है कि अपनी शक्ति का केंद्र मुल्तान में अरबी ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था। जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था तो वे उस मंदिर की मूर्ति को नष्ट कर देने का भय पैदा करके अपनी रक्षा कर लेते थे। तो अगर देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा है, इसमें अल मसूदी ने ये बताने की कोशिश की है कि प्रतिहारों की जो श्रद्धा थी अपने देवताओं के प्रति, अरबों ने उसे अपना रक्षा कवच बनाया। और जब भी अरब हारने वाले रहते थे, उन्हें लगता था कि मिहिर प्रतिहार नरेश उन्हें अब मार देंगे, खत्म कर देंगे उनका अस्तित्व। तो वह क्या करते थे, प्रतिहारों से जुड़ा हुआ जो एक मंदिर था वो बोलते थे कि अगर आप हमारे राज्य में आएंगे, हमें नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम आपके जो देवता है उनकी मूर्ति को नष्ट कर देंगे। इससे प्रतिहार शासक रुक जाते थे क्योंकि उनकी श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा होती थी। विलादुरी की बात करें तो उनका कहना है कि अरबों को अपनी रक्षा के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिलना ही कठिन था। उन्होंने एक झील के नीचे अल हिंद सीमा पर अल-फूज नामक नगर बसाया था, और जिसका अर्थ होता है सुरक्षित क्षेत्र। यानी कि इस तरह से देखें तो प्रतिहारों की जो डर है, जो भय है, वो अरबों में इस तरह से कायम हो गया था कि उन्हें अपने लिए कोई भी महफूज जगह मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने अपना एक अलग शहर ही निर्माण कर दिया और उसका नाम भी रख दिया सुरक्षित। इससे पता चलता है कि भोज ने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोक दिया और अपनी इस वीर कृत्य द्वारा उसने भारत भूमि की महान सेवा की थी। यानी कि भारत भूमि को अरबों से बचाया था।
उसके बाद आते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम उसकी पत्नी चंद भट्टारिका देवी से उत्पन्न पुत्र महेंद्रपाल हुए। लेकिन मिहिर भोज और उनकी जो पत्नी थी चंद्र भट्टारिका देवी, उनका जो बेटा हुआ वो महेंद्रपाल कहलाया और उनका शासनकाल माना जाता है 850 से लेकर के 910 ईस्वी तक का। उसने क्या किया, अपने पिता के उत्तराधिकार में जो भी साम्राज्य मिला उसे पूरी तरह से बनाए रखा, मतलब कि उसका नुकसान नहीं होने दिया। सबसे पहले तो महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल से संबंधित घटना का सूचना देने वाले जो लेख हैं वो उनके सामंतों के द्वारा ही लिखे गए थे। लेखों में उसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर कहा गया है। दक्षिण बिहार और बंगाल के कई स्थानों में से भी उसका उल्लेख मिलता है। महेंद्रपाल प्रथम की बात करें तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था, लेकिन कश्मीर का जो शासक था उससे उसे खुद ही पराजित होना पड़ा था। महेंद्रपाल बिहार शरीफ पटना से उसके शासनकाल के चौथे वर्ष के 2 अभिलेख, रामगया अभिलेख और गुनरिया अभिलेख से प्राप्त 8वें और 9वें वर्ष के लेख, इटखौरी जो कि हजारीबाग से मिला है और पहाड़पुर राजशाही बंगाल से प्राप्त 5वें वर्ष का अभिलेख आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि अगर इस तरह से देखें तो महेंद्रपाल प्रथम जो है उनके शासन अवधि के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं जो कि उनके शासन के अलग अलग वर्षों में बनवाया गया था। जैसे कि चौथे वर्ष में 2 अभिलेख बनवाए गए थे, रामगया अभिलेख और गुनरिया अभिलेख। 8वें और 9वें वर्ष में कौन सा अभिलेख था, इटखौरी जो कि हजारीबाग में है उसके अभिलेख, और फिर 5वें वर्ष में बनवाया गया था पहाड़पुर का अभिलेख। उल्लेखनीय है कि महेंद्रपाल के जो पिता थे भोज, मिहिर भोज का कोई लेख इन क्षेत्रों से नहीं मिलता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन स्थानों को जो है महेंद्रपाल ने विजय किया था, ना कि उसके पिता मिहिर भोज के द्वारा किया गया था। उसका पाल नरेश में जो थे नारायण पाल, वो महेंद्रपाल का समकालीन था और वह एक निर्बल राजा था, तो इसका फायदा उसने उठाया मिहिर भोज के बेटे महेंद्र में और मगध क्षेत्र पर शासन कायम कर लिया। प्रतिहारों का जो शासन था जो कि उन्होंने मगध क्षेत्र पर कायम किया था, उसकी अवधि मानी जाती है 17 से 54 वर्ष के बीच में। महेंद्रपाल ने और आगे विजय करते हुए बंगाल तक का प्रदेश भी जीत लिया था। जैसा कि पहाड़पुर अभिलेख से पता चलता है कि काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, झांसी और अवध से भी उसके लेख मिलते हैं जो कि उसके साम्राज्य के विस्तार की महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। इसके अलावा मालवा के परमार, प्रतिहारों का जो युद्ध हुआ था, संघर्ष चलता था, वो परमारों के साथ भी हुआ। परमार के जो शासक थे उनका नाम था वाक्यपति। वाक्यपति ने क्या किया था, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और काठियावाड़ के जो चालुक्य शासक थे उन्होंने भी वो उसके अधीन के सामंत थे, जैसा कि ऊना लेख से ध्वनित होता है। यहीं से 2 लेख मिलते हैं जिसमें कि चालुक्य बल वर्मा और उसके बेटे अवंती वर्मा का भी उल्लेख एज ए सामंत मिलता है कि इन दोनों चालुक्य की जो बल वर्मा थे और अवंती वर्मा, ये दोनों सामंत के रूप में काम करते थे प्रतिहारों के अधीन। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद चतुर्थ का एक लेख में कहा गया है कि कृष्ण द्वितीय ने किसी बड़े शत्रु को पराजित करके खेटक मंडल यानी कि गुजरात पर अपनी ओर से किसी व्यक्ति को राजा बनाया था और उसके पूर्व कुछ समय तक के लिए महेंद्रपाल ने गुजरात के अंतर्गत खेटक के क्षेत्र को भी जीत लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि राष्ट्रकूट जब आए दक्षिण से तो उन्होंने प्रतिहारों को हटा दिया और फिर वहाँ पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। इस प्रकार कुल मिलाकर अगर देखें तो महेंद्रपाल का जो शासनकाल था वह एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने में कामयाब हो गया था। उसने जीवन प्रयत्न अपने शत्रुओं को दबाकर रखा, यानी कि संघर्षशील जीवन की जानकारी मिलती है। महेंद्रपाल न केवल एक विजेता और एक साम्राज्य निर्माता था बल्कि कुशल प्रशासक भी था और विद्या और साहित्य का महान संरक्षक भी था। क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में सुव्यवस्था कायम करना एक कुशल प्रशासक ही कर सकता है। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे जो उसके राजगुरु भी थे।
राजशेखर की बात करें तो राजशेखर ने बहुत सारे ग्रंथों के रचयिता के रूप में जाना जाते हैं, जैसे कि कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की थी। उनकी रचनाओं से क्या हुआ था कि कन्नौज के नगर जो थे, जो कि बहुत ही वैभवशाली और समृद्धशाली थे, इसकी जानकारी हमें उनके ग्रंथों में मिलती है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों के आधार पर इस निष्कर्ष पर हम लोग यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि महेंद्रपाल के जो शासनकाल था उसमें राजनैतिक सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। कन्नौज जो कि कुछ समय के लिए अपने गौरव और प्रतिष्ठा को खो चुका था, वापस उस स्थिति को पाया जो कि हर्षवर्धन के काल में उसे प्राप्त हुआ था। यानी कि हर्षवर्धन के काल में जो कन्नौज की स्थिति थी, पुनः वही स्थिति मिल गई अभी के समय में। यह नगर हिंदू सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बन गया तथा शक्ति और सौंदर्य में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नगर नहीं रह गया। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि महेंद्रपाल ने सिर्फ साम्राज्य को बढ़ाया ही नहीं, बल्कि अपने जो नए नए नगर उसने बनवाए उसको काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली बनाया, सजाया, सब कुछ किया। साहित्यों की जो रचना होती है, साहित्यों की रचना करवाई, अपने नए नए नगर का स्थापना किया, उसे सजावट में इतना ज़्यादा किया कि वो इतिहास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखने लगे। प्रतिहार नरेश महिपाल के बारे में सबसे पहले तो प्रतिहार नरेश महिपाल जो थे वे महेंद्रपाल प्रथम के पुत्र थे और इनका शासनकाल माना जाता है करीब करीब 912 से लेकर के 943 ईस्वी तक। और इनकी शासनकाल की सबसे बड़ी बात माने तो इनके शासनकाल में बगदाद के निवासी अल मसूदी आए थे करीब करीब 915 से 916 ईस्वी तक के बीच में। और उन्होंने क्या कहा था कि अल मसूदी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि गुर्जर प्रतिहार वंश अल गुजर का मतलब होता है गुर्जर का अपभ्रंश, और राजा को बौरा कहकर पुकारा। और बौरा कहकर इसलिए पुकारा क्योंकि बौरा जो है वो वराह का विशुद्ध उच्चारण है, यानी कि इसने महिपाल को जो है एक देवता के रूप में बताया। महेंद्रपाल के पश्चात चूंकि प्रतिहार वंश के उत्तराधिकारी का प्रश्न थोड़ा सा विवादग्रस्त रहा है, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम में एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी। इनकी 2 पत्नियां थी, महेंद्रपाल की 2 पत्नियां थी और उनसे 2 पुत्र भी हुए थे। एक पत्नी से भोज द्वितीय और दूसरी पत्नी से महिपाल हुए थे। महेंद्रपाल चूंकि जब गुजर गए, जब उनकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ कि कुछ समय के लिए भोज द्वितीय को राजा बनाया गया और इसमें महेंद्रपाल के कुछ सामंतों ने भोज द्वितीय का साथ दिया था। चूँकि उसके जो महेंद्रपाल के जो सामंत हुए थे चेदी नरेश कोक्कलदेव प्रथम ने क्या किया था, भोज द्वितीय का साथ दिया था ताकि वो शासक बन जाए और महिपाल को शासन न मिले। और संभवतः चेदी नरेश की सहायता के कारण ही भोज द्वितीय को सिंहासन मिल गया था। लेकिन इस संकेत को कोक्कल देव के बिल्हारी लेख में लिखा हुआ है और वहाँ पे बताया गया है कि समस्त पृथ्वी को जीतकर उसने 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे। यानी कि भोज द्वितीय जो था उसकी कुछ तारीफें की गई है। हालांकि उसके बारे में कहा जाए तो वो सिर्फ 2 साल तक के ही लिए शासन बना था, लेकिन फिर भी कुल बिल्हारी के जो लेख लिखा हुआ है उसमें बताया गया है कि इसने समस्त पृथ्वी को जीता था और उसके लिए उसने 2 कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी की थी। दक्षिण में कृष्णराज और उत्तर में भोजदेव, इन दोनों को पराजित किया था। वनारस दान पत्र में कहा गया है कि कोक्कल ने भोज को अभय दान दिया था। कोक्कल जो कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण सामंत के रूप में देखा जा रहा है, उन्होंने अपनी पूरी जोर शोर शक्ति से भोज द्वितीय को राजा बनाने में लगा दिया, किंतु भोज मात्र 2 वर्षों तक ही शासन कर पाया तथा शीघ्र ही उसका सौतेला भाई महिपाल, जो कि महेंद्रपाल की दूसरी पत्नी का पुत्र था, महिपाल शासक बन गया। उसे चंदेल वंश के राजा हर्षदेव से सहायता मिली।
एक और जहाँ देखें तो भोज द्वितीय की सहायता कौन कर रहे थे? चेदी नरेश कोक्कल देव प्रथम कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ महिपाल जो थे उनकी सहायता चंदेल वंश के राजा हर्षदेव कर रहे थे। हर्षदेव चूँकि उस समय में काफ़ी शक्तिशाली राजा के रूप में भी जान सकते हैं उसको। संभवतः उसने भोज को पराजित किया था तथा सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। खजुराहो अभिलेख से पता चलता है कि हर्षदेव ने क्षितिपाल को सिंहासन पर पुनर्स्थापित किया। और यहाँ पर क्षितिपाल का मतलब बताया गया कि क्षतिपाल और महिपाल दोनों एक ही शख्स थे। क्षतिपाल ने क्या किया कि 912 ईस्वी से लेकर 944 ईस्वी तक शासन किया था और उसका शासनकाल काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण रहा, समृद्धिपूर्ण रहा था। उसने अपने शासन साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था, मतलब कि उसके ऊपर किसी भी तरह का बाहरी आक्रमण नहीं होने दिया था। इन सभी चीज़ों से उसे बचा कर रखा था और उसका कुछ विस्तार भी किया था। गुजरात जैसे दूरवर्ती प्रदेशों पर भी उसका अधिकार बना रहा। मतलब कि महिपाल का जो क्षेत्र देखे वो कहाँ था? कन्नौज के पास था, बंगाल यानी कि गौर के प्रदेश पे था, लेकिन उसका जो शासन अधिकार था वो गुजरात तक फैला हुआ था और वहाँ पर उसी का सामंत, महिपाल का ही सामंत धरनी वराह शासन किया करता था। परंतु पूर्व की भांति इस समय भी राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को शांतिपूर्वक शासन नहीं करने दिया। इस समय राष्ट्रकूट वंश के इंद्र तृतीय शासन कर रहा था। उसने एक सेना के साथ महिपाल पर आक्रमण किया। खंभात दानपत्र के अनुसार उसने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। क्योंकि इसके बारे में जाने तो प्रतिहारों के जो सबसे ज़्यादा परम दुश्मन के रूप में जाने जाते हैं वो राष्ट्रकूट जाने जाते हैं। इसके पहले के शासकों के समय में भी राष्ट्रकूटों ने आक्रमण किया था प्रतिहारों के ऊपर, लेकिन जब महिपाल का शासन आया तो उस समय राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय का शासन चल रहा था और उन्होंने भी अपने पूर्वजों की भांति क्या किया कि प्रतिहारों पर आक्रमण कर दिया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया ताकि उसे जीता जा सके। और इसका जानकारी, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए खंभात या फिर जिसको काव्य भी कहा जाता है उनके दानपत्र को देखा जा सकता है। इस दानपत्र में बताया गया है कि राष्ट्रकूटों ने मालवा पर आक्रमण करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया था और उसकी सेना ने यमुना नदी को पार करके कुस्थल नाम से प्रसिद्ध महोदय शहर को नष्ट भ्रष्ट किया था। कुश स्थल का मतलब होता है कन्नौज, यानी कि महोदय नगर। कन्नौज को इतनी अच्छी तरीके से सजाया गया था, उसको अपनी राजधानी बनाया गया था, तो उसकी इन सारी विशेषताओं के कारण कन्नौज को महोदय नगर भी के नाम से भी जाना जाता है और कुश स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र के अभियान में उसके चालुक्य सामंत नरसिंह ने भी सहायता दी थी। इसका उल्लेख कन्नड़ भाषा के कवि पंप ने 941 ईस्वी के आसपास में अपने ग्रंथ पम भारत में किया है, जो नरसिंह का आश्रित कवि था। इस युद्ध में महिपाल पराजित हुआ तथा जान बचाकर भागा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए पालों ने भी बिहार के उन क्षेत्रों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्र तृतीय जो कि महिपाल का समकालीन था, उन्होंने क्या किया कि जब आक्रमण किया था तो इंद्र तृतीय का जो सैनिक अभियान था उसमें चालुक्यों के जो सामंत थे नरसिंह, उन्होंने भी राष्ट्रकूटों की मदद की थी। और इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें कन्नड़ कवि पंप के ग्रंथ पंप भारत में किया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में 3 महान रत्न हुए, पंप, पौन्न और रत्न, जिसमें कि रत्न को बाद में जोड़ा गया था, लेकिन पंप और पौन्न जो है वो बहुत ही पुराने थे। उसमें से एक दूसरे जो कवि थे पंप, वो कन्नड़ कवि थे, उन्होंने अपने पंप भारत में इसका जिक्र किया था। और ये एक पंप क्या थे, नरसिंह के जो है ना आश्रित कवि थे, उसके राज दरबारी कवि थे। इस युद्ध में महिपाल को पराजय का मुंह देखना पड़ा और वह जान बचाकर भागा। यानी कि इंद्र तृतीय और महिपाल के बीच जो भी युद्ध हुआ उसमें महिपाल की हार हुई और उसे भागना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए पालों ने भी बिहार के, मतलब कि अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच जो आपसी संघर्ष चल रहा था उसका इस समय
पालों ने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, शुरू से लेकर के अंत तक उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। जब देखा कि राष्ट्रकूटों के द्वारा इंद्र के द्वारा महिपाल पराजय हो गया और वो भाग करके कहीं और जाकर शरण ले रहा है, तो पालों ने क्या किया कि बिहार के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया, जो कि पहले महेंद्रपाल के द्वारा विजित कर लिया गया था। पाल नरेश राज्यपाल और गोपाल द्वितीय के लेख क्रमशः नालंदा और गया जिले से मिलते हैं। ये दोनों ही महिपाल के समकालीन थे। लेखों की प्राप्ति से के स्थानों से सूचना मिलती है कि बिहार का एक बड़ा भाग पाल अधिकार में चला गया तथा कुछ समय के लिए प्रतिहारों की स्थिति अत्यंत निर्बल पड़ गई। चूँकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब राष्ट्रकूटों के द्वारा महिपाल का काफ़ी कमज़ोर स्थिति में चला गया, तो पालों ने क्या किया कि अपने पहले के जो क्षेत्र थे जिसे महेंद्रपाल ने ले लिया था, उन सबको ले लिया। और इन सब की पुष्टि कहाँ होती है? नालंदा और गया के जो अभिलेख मिलते हैं उसी समय काल के, उस जगह इसकी पूरी पुष्टि मिलती है। परंतु इंद्र तृतीय कन्नौज में अधिक समय तक ठहर नहीं सका और उसे शीघ्र ही वापस लौटना पड़ा दक्षिण अपने राज्य में, ताकि वहाँ पर अराजकता ना फैल जाए। क्योंकि जब सम्राट किसी अपने राज्य में नहीं होती है तो छोटी छोटी जो शक्तियाँ रहती है वो अपने मन का काम करने लगती है, और इससे क्या होता है कि आम जनजीवन जो है ना थोड़ा सा बदल जाता है। चंदेल तथा गुहिलोत वंश के अपने सामंत शासकों की सहायता प्राप्त कर उसने कन्नौज, गंगा यमुना के दोआब, बनारस, ग्वालियर और पश्चिम में काठियावाड़ तक का जो प्रदेश था उस पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। राजशेखर जो उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, उसे आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहता है। आर्यावर्त का महाराजा धीराज इसलिए कहता है क्योंकि महिपाल ने जो थे महिपाल अपने जो स्वगुण को देखे तो उनके अंदर एक अलग तरह का गुण था, जो कि कभी हार नहीं मानते थे और डेवलप करने के लिए, विकास के लिए हमेशा तत्पर ही रहते थे। उसकी विजयों का विवरण देते हुए राजशेखर ने लिखा है कि महिपाल ने मरलों की सिरों के वालों को झुकाया, मेकलों को अग्नि के समान जला दिया, कलिंग राज को युद्ध में भगा दिया, केरल राज को केली का अंत कर दिया, कुलूतों को जीता, कुंतलों के लिए परशु का काम किया और रठमों की लक्ष्मी को बलपूर्वक अधिग्रहित किया। यानी कि इन सब के बारे में देखें तो राजशेखर ने उनकी प्रशंसा में ये कहा है कि उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था और क्या किया था, जो चीज़ें उन्हें नहीं भी मिल सकनी थी, जैसे कि रमठों की जो लक्ष्मी का मतलब हुआ कि वहाँ की जो धन संपदा से भरी पूरा साम्राज्य हुआ करता था, उसे भी उसने बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया था। इसमें मुरल संभवतः नर्मदा घाटी का कोई जाति ही है। मुरल जो शब्द यूज किया गया है वो एक नर्मदा घाटी की कोई किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। राजशेखर ने इसे कावेरी तथा वनवासी के मध्य स्थित बताया है। मुरल का जो साम्राज्य था उसका साम्राज्य का क्षेत्र था कावेरी और वनवासी के मध्य का क्षेत्र। मेकल राज नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में स्थित प्रदेश था। कलिंग उड़ीसा में, केरल तमिल देश में स्थित था। कुल्लू तथा रमठ की स्थिति पंजाब में पाई गई है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो प्राचीन काल में जो महिपाल के द्वारा क्षेत्र जीते गए थे, जिनमें कि केरल, कलिंग, अमरकंटक, कुलुत, रमठ, तो इन सब की वर्तमान समय की स्थिति बताई गई है। जैसे कि मेकल राज्य नर्मदा के उद्गम स्थल पे स्थित था। अमरकंटक उद्गम स्थल अमरकंटक में स्थित था, मतलब कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहीं पर था मेकल का राज्य। कलिंग जो है उड़ीसा में था और केरल जो है तमिल राज्य में स्थित था। संभव है कि राजशेखर का यह विवरण काव्यात्मक हो, लेकिन इसमें यह संदेह नहीं है कि उपरोक्त प्रदेशों में से अधिकतर पर पहले ही प्रतिहारों का अधिकार था। संभवतः यही कहा जा सकता है कि जब महिपाल की संकटग्रस्त स्थिति आई तो उसका लाभ उठाते हुए कुछ छोटे छोटे राज्यों ने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी।
इस समय राष्ट्रकूट भी निर्बल स्थिति में थे। निर्बल स्थिति में इसलिए थे क्योंकि एक तो वे लगातार युद्धों में संलिग्न रहे, और दूसरा की बात के जो उनके उत्तराधिकारी हुए वे अपने पूर्वजों की भांति ना बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण, निष्ठावान और क्या कहे युद्ध प्रिय नीति को मानने वाले नहीं थे। उनका शासक गोविंद चतुर्थ अयोग्य और विलासी था। यदि उसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए महिपाल ने कुछ दक्षिणी प्रदेशों पर धावा बोल दिया होता तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि यहाँ ये होता कि महिपाल की जो गरिमा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती, उसका साम्राज्य दक्षिण के प्रदेश तक बढ़ जाता। क्षेमेश्वर के नाटक चंड कौशिकम में महिपाल को कर्नाटक का विजेता बताया गया है, और इसके अनुसार बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की नीति का पालन करते हुए नंदों को पराजित करके पाटलिपुत्र को जीता था। वही पुनः कर्नाट रूप में पुनर्जात नंदों का वध करने के लिए महिपाल के रूप में अवतरित हुआ। यानी कि अगर क्षेमेश्वर की बात करें तो उनका कहना है कि छठी शताब्दी के जो महाजनपद काल में नंद हुए, जो कि बहुत ही बलशाली शासक हुआ करते थे, तो उसका अंत किया था चंद्रगुप्त ने, और किसकी सहायता से किया था? चाणक्य की नीति की सहायता से किया था। तो वही सेम घटना दक्षिण में भी है, मतलब कि इस राज्य में भी देखने को मिलती है। ये क्या मिलती है कि कर्नाट रूप से पुनर्जात नंदों का वध करने के लिए महिपाल के रूप में अवतरित हुआ। यानी कि पुनर्जात के जो लोग थे, जो कर्नाट के रूप में आए थे, उनका अंत महिपाल ने किया था। अधिकांश विद्वान इस महिपाल की पहचान प्रतिहार वंशी महिपाल से करते हैं। कर्नाट से तात्पर्य राष्ट्रकूट प्रदेश से है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक का जो प्रदेश है, जिसके बारे में कि कहा जाता है कि महिपाल ने उस पर अपना शासन कायम कर लिया था, तो वो राष्ट्रकूट के प्रदेश थे। ऐसा हो सकता है कि बाद के जो दुर्बल शासक आए होंगे तो उसका फायदा उठा करके महिपाल ने उन पर आक्रमण किया होगा और कुछ प्रदेशों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र तृतीय के हाथों अपनी पराजय का बदला लेने के लिए महिपाल ने उसके उत्तराधिकारियों के समय में राष्ट्रकूटों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। और इन सारी बातों का समर्थन मिलता है हमें चारसू लेख में भी, और इसमें कहा गया है कि महिपाल के सामंत भट्ट ने अपने स्वामी की आशा से किसी दक्षिणी शत्रु को जीता था। मजूमदार की माने तो यहाँ पर दक्षिणी शत्रुओं का जो की बात की जा रही है, उससे तात्पर्य राष्ट्रकूट नरेशों से किया जा रहा है। मुसलमान लेखक अल मसूदी जो थे वो बगदाद से आए थे, तो वो महिपाल के समय में ही आए थे, और उन्होंने 1 साल तक रहा था यहाँ 1516 ईस्वी में, 915 से 916 ईस्वी तक भारत की यात्रा की, और महिपाल को अपार शक्ति और संसाधनों की प्रशंसा की, और कहा कि महिपाल की जैसा और कोई भी शासक दूसरा इस धरती पे अभी नहीं है जो कि अरबों को भारत में आक्रमण करने से रोक सके। एक तरह से अगर देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि महिपाल या फिर प्रतिहार नरेश के बारे में एक और बात बताने जानते हैं। इसके बारे में डॉक्टर आरसी मजूमदार जो है, उन्होंने क्या कहा है। आरसी मजूमदार की माने तो उनके अनुसार भारतीय इतिहास में प्रतिहार वंश की जो महत्व है, प्रतिहार वंश बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वह इसलिए रखता है क्योंकि अंतिम साम्राज्य निर्माता, क्योंकि पूर्व में उत्तर में जो अंतिम साम्राज्य निर्माता का गौरव सम्राट हर्ष को दिया गया है, वह एक बहुत ही बड़ी भूल है। मजूमदार जी की माने तो हर्ष को जो दिया गया है, ये उससे ज़्यादा वास्तविक श्रेय के अधिकार जो है प्रतिहार सम्राटों को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इन्होंने लगभग 100 वर्षों तक उत्तर भारत में सबसे अधिक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और उसे अक्षुण्ण बनाए रखा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह किया कि मुसलमानों को भारत के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। और अरब यात्री सुलेमान की माने तो उन्होंने तो भोज को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु ही कह डाला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिहार जो नरेश थे, उनकी अपनी एक अलग ही भूमिका रही थी। चूंकि
उसके अनुसार महिपाल के सैनिकों की कुल संख्या 7 से 9 लाख के बीच थी। अल मसूदी जो थे, मुसलमान लेखक अल मसूदी जो आए थे, उन्होंने महिपाल की जो तारीफ की थी उसमें कहा था कि सैनिक जो थे वो 7 से 9 लाख के बीच थे। और उसने क्या किया था कि साम्राज्य के चारों दिशाओं में इन्हें फैला के रखा था, क्योंकि वह सभी और शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसके शत्रुओं में राष्ट्रकूट और अरब प्रमुख थे। चूंकि राष्ट्रकूट वे शासक थे जो कि कन्नौज पे अपना अधिकार चाहते थे, और अरब वे शासक थे जो कि अपने राज्य से उठ करके अपना साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की तरफ आगमन करने की चेष्टा किए जा रहे थे। इन विवरणों से यह संकेत मिलता है कि महिपाल ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। पुनः स्थापित करने से तात्पर्य है कि इसने इसके अंदर में जितने भी इसके पूर्वजों द्वारा क्षेत्र दिया गया था वो बाहर का कोई भी आदमी उस पर अधिकार नहीं जमा पाया। और दूसरी तरफ क्या होता है कि इसने क्या किया कि बाहर के कुछ प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य के क्षेत्रों में वृद्धि की। तो इसलिए इसने कहा गया कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित शासक के रूप में जाना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिपाल की सफलताओं के बावजूद राष्ट्रकूटों के अपमान से, प्रतिहारों को जो आघात पहुंचा था उससे वे संभल नहीं सके थे। वे उन्हें कभी ज़्यादा आत्मग्लानि महसूस होती थी। और इन्हीं सब के कारण क्या हुआ, महिपाल के समय प्रतिहार नरेश का विघटन प्रारंभ हो गया। चंदेल, परमार, चेदी, इन लोगों ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और ऐसे संकेत मिलते हैं कि उनके शासन के काल में कालंजर और चित्रकूट के दुर्गों पर से महिपाल का अधिकार जाता रहा। यानी कि एक समय ऐसा भी आया कि महिपाल जो इतने शक्तिशाली राजा थे, उनके बाद के शासन काल में क्या हुआ कि कालंजर और चित्रकूट का जो दुर्ग था उसके ऊपर महिपाल का अधिकार खत्म होने लगा था। संभव है कि इसी चिंता में उसकी मृत्यु हो गई हो, और निसंदेह उसकी गणना प्रतिहार वंश के महानतम शासकों में की जा सकती है। क्योंकि महिपाल बहुत ही ज़्यादा साम्राज्यवादी नीति के प्रवर्तक थे, और वे ये सोचते थे कि उनके लिए हार बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात है, बहुत ही बड़े, जिससे कि उन्हें अपने प्रतिष्ठा को प्रोत्साहन देने में बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती। इसलिए उन्होंने, महिपाल ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि उनके जीते जी उनके राज्य में किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी तरह की हो। लेकिन जब बाद के काल में कालंजर और चित्रकूट और बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटने लगी जो कि महिपाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इससे ही उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो गई, और लास्टली जाकर क्या हुआ, 945 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रतिहार साम्राज्य का पतन। प्रतिहार साम्राज्य चूँकि एक ऐसा साम्राज्य था जिसने कि बाहर की आई शक्तियों को अकेले ही अपने राज्य से दूर हटा के रखा था। लेकिन फिर भी उन के समय में क्या हुआ कि उनका पतन हो गया। महेंद्रपाल द्वितीय जो कि 945 से 48 ईस्वी तक शासन काल बना रहा, उसके समय में ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। R.D. बनर्जी का विचार है कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के आक्रमण के फलस्वरूप प्रतिहार साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। किंतु महेंद्रपाल के एक लेख दक्षिणी राजपूताने के प्रतापगढ़ नामक स्थान से मिलता है, और इसमें बताया गया है कि दशपुर यानी कि मंदसौर में स्थित एक ग्राम को दान में दिए जाने का उल्लेख है। और इससे स्पष्ट होता है कि महेंद्रपाल के समय तक प्रतिहारों का मालवा के क्षेत्र पर अधिकार पूर्ववत यानी कि पहले की तरह ही बना रहा था, और वहां पर उनका सामंत चहमान वंशी इंद्रराज का शासन हुआ कर रहा था। वो अपने शासक की तरफ से शासन व्यवस्था संभाला हुआ था। इसके बाद 960 AD में क्या होता है कि प्रतिहार वंश में 4 शासक आते हैं, देवपाल, विनयपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय और विजयपाल सबसे लास्ट शासक के रूप में देखा जा रहा है। इन शासकों के समय में प्रतिहार साम्राज्य की निरंतर अवनति होती गई, यानी कि आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन जो इसका लेवल था उससे और नीचे ही धीरे धीरे गिरता गया है। देवपाल के समय में चंदेलों ने कालंजर के दुर्गों पर प्रतिहारों से छीन लिया था। देवपाल जब राजा बने थे, देवपाल कौन थे?
देवपाल महिपाल के बाद के उत्तराधिकारी के रूप में देख सकते हैं इन्हें। इन्हीं के समय में क्या हुआ ना कि कालंजर के जो दुर्ग थे उसे छीन लिया गया। वो कौन छीना? चंदेलों ने छीना था। कालिंजर का दुर्ग उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि कहा जाता था कि उसकी जो दीवारें है उसे कोई भी भेद नहीं सकता था, उसे भेदना नामुमकिन था। और ये कालंजर का दुर्ग वही दुर्ग है जिस पर कि अधिकार जमाने के क्रम में शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। शेरशाह सूरी के बारे में बता दूं तो वो जब कालंजर का दुर्ग जीतने के लिए गया था तो क्या हुआ था ना कि वो अपने साथ बहुत सारे बम लेकर के गया था, और उसने बोला कि युद्ध काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और शेरशाह का विचार हुआ, उसने अपने सैनिकों को बोला कि युद्ध जल्दी से जीतो क्योंकि मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो जब उसके सेनापतियों ने बम लगाया तो क्या हुआ कि बम उधर ना जाकर के बम इस तरफ ही गिर गया, शेरशाह सूरी की तरफ ही गिर गया। और शेरशाह सूरी कहाँ गिर गया? बम के गोले के ऊपर गिर गया। जहाँ बारूद रखा हुआ था वहीं पे गिर गया, बारूद में आग लग गई और वहीं पर शेरशाह सूरी की मौत हो गई। तो इस तरह से हम देखें तो कालंजर का जो दुर्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उसी को चंदेलों ने इससे प्रतिहारों से छीन लिया था। खजुराहो के लेख में चंदेल यशोवर्मन को गुर्जरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान कहा गया है। तो इससे यह पता चलता है कि अब चंदेल तथा दूसरे सामंत भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, और वे अपना नियंत्रण अपने ही हाथों में रखना चाह रहे थे। किसी प्रतिहार शासक के समक्ष वे झुकना पसंद नहीं कर रहे थे। विजयपाल का समय आते आते तक क्या हुआ कि प्रतिहार साम्राज्य कई भागों में बट गया। प्रत्येक भाग पर अलग अलग राजवंश के युवराज शासन करने लगे। इसमें कन्नौज की गहरवाल, जिजाक भुक्ती के बुंदेलखंड के चंदेल, ग्वालियर के कच्छप घाट, शाकंभरी के चहमान, मालवा के परमार, दक्षिणी राजपुताना के गुहिलोत और मध्य भारत के कलचुरी चेदी तथा गुजरात के चालुक्य वंश जो है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और 10वीं सदी के मध्य में प्रतिहार साम्राज्य पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गया। यानी कि 10वीं सदी के मध्य की बात करें तो प्रतिहार शासन वंश खत्म हो गया। अब यह कन्नौज के आसपास ही सीमित रह गया था, जिसका कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। राज्यपाल जो विजयपाल का पुत्र था, उसने क्या किया कि 1018 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया। उसने महमूद गजनवी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन मुसलमानों का अधिकार उस पे करने से रोक ना पाया। मुसलमानों का अधिकार कन्नौज पे हो गया। राज्य पर अपना शरीर लेकर के भाग खड़ा हुआ तथा महमूद ने कन्नौज को खूब लूटा। इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि बाद के जो शासक हुए, प्रतिहार शासक हुए, वे से मानसिक स्तर पे भी काफ़ी दुर्बल साबित हुए। उन्होंने किसी भी संघर्ष को एक्सेप्ट किए बगैर ही हार मान ली तथा कायरो की तरह वहां से चले भी गए। राज्यपाल की इस कायरता पर तत्कालीन भारतीय शासक अत्यंत क्रोधित होते हैं। चंदेल शासक के राजाओं के द्वारा एक संघ तैयार किया गया था, जिसमें कि राज्यपाल को दंडित करने का निश्चय किया गया। दुबकुंड से पता चलता है कि विद्याधर के सामंत कछवाहा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी थी। चूंकि राज्यपाल के दो उत्तराधिकारी हुए, त्रिलोचनपाल और यशपाल, इन्हीं दोनों का नाम इतिहास में देखने को मिलता है, बस और किसी का नहीं। अंतिम शासकों में जिनके शासन काल के विषय में हमारा ज्ञान अत्यल्प है, यानी कि थोड़ा सा ज्ञान है। ज्ञान तो बाद के शासकों का है ही नहीं, लेकिन इन दोनों के बारे में थोड़ा ज्ञान है। लगभग 1090 ईस्वी तक वे किसी न किसी रूप में कन्नौज अथवा उसके किसी भाग पर शासन करते रहे, छिटपुट शासन व्यवस्था कायम करके रखा। और इसके बाद क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। कन्नौज में उसके स्थान पे गहरवाल वंश की स्थापना की। यानी कि यहाँ पर देखें तो प्रतिहारों के बाद उनके शासन व्यवस्था को संभालने वाले जो वंश थे उन्हें गहरवाल वंश के रूप में जाना जा सकता है।
उत्तर भारत के इतिहास में प्रतिहारों के शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर्ष की मृत्यु के बाद क्या होता है कि प्रतिहारों ने प्रथम बार उत्तरी भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की तथा लगभग 150 वर्षों तक वे इस साम्राज्य के अधिष्ठाता बने रहे। चूंकि उत्तर भारत के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर प्रतिहारों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि इनके जो कारनामे थे वे हर्ष के कारनामों से ज़्यादा काबिलियत रखते थे। मजूमदार जी ने तो हर्ष की जगह प्रतिहारों को ही बताया है कि हाँ, उन्होंने ही पूरे उत्तरी भारत को एक सूत्र में बांध के रखा। क्योंकि हर्ष का शासनकाल कुछ समय के लिए था, लेकिन प्रतिहारों का जो शासनकाल था वो करीब करीब 150 वर्षों के लिए था। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रतिहारों को ही उत्तरी भारत का पुनर्संगठनकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को से सफलतापूर्वक देश की रक्षा की, यानी कि देश के अंदर अरब आक्रमणकारी को घुसने नहीं दिया। और इसीलिए मुसलमान लेखक उसकी शक्ति और समृद्धि की प्रशंसा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के सजग प्रहरी थे और इस रूप में उन्होंने अपना नाम प्रतिहार का नाम सार्थक कर दिया। मतलब कि जो मुसलमान लेखक थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो है अपने राष्ट्र की, अपने देश के प्रहरी यानी कि गार्ड के रूप में है। प्रहरी से ही प्रतिहार वंश का प्रतिहार नाम जो है दोनों के बीच थोड़े थोड़े संबंध दिखाई देते हैं। तो मुसलमान लेखक ने कहा कि इन्होंने जो है अपने जैसा इनका नाम है उसी तरह का इनका काम भी हुआ। इन्होंने अपने साम्राज्य का पूरी तरह से देखभाल किया है, उन्हें गार्डिंग किया और अपने नाम को सिद्ध भी कर दिया। ग्वालियर की जो प्रशस्ति है उसमें बताया गया है कि यह विवरण अतिरंजना नहीं लगता कि मलेच्छ आक्रमणकारियों से देश की स्वाधीनता संस्कृति की रक्षा करने के लिए नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, मिहिर भोज, नारायण, विष्णु पुरुषोत्तम और तथा आदि वराह के अवतार स्वरूप थे। यानी कि अवतार स्वरूप से तात्पर्य ये हुआ कि इन लोगों ने मिलके बाहर की शक्तियों को अंदर आने से रोक दिया, उन्हें अंदर अपना दाल गला करने नहीं दिया। प्रतिहारों के पराक्रमण का ही फल था कि मुसलमानों को सिंध, मुल्तान में अपने लिए एक क्षेत्र स्थापित कर लेने के बाद भी लगभग 300 वर्षों तक विस्तार करने का अवसर नहीं मिला। वे उनके नियंत्रण में आ ही नहीं सके। अनेक जो विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए हैं और उन्होंने कहा है कि एक इस्लाम धर्म विश्व के अन्य भागों में इतनी तेज़ी से फैल गया है, वह भारत भूमि की ओर आसानी से अग्रसर क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत भूमि आम भूमि नहीं है। यहाँ के जो लोग थे, जो पूर्वज थे, उनमें बहुत ज़्यादा खासियत थी जो कि विश्व के अन्य जगहों में देखने को नहीं मिलता है। और ये इस बात की प्रामाणिकता है कि विश्व में जहाँ हर तरफ ईसाई और मुस्लिम धर्म फैला हुआ था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा था, वहीं हिंदुस्तान जैसे एक छोटे से कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहा, बहुत ज़्यादा अस्तित्व बना नहीं पाया उस समय काल में। शांति काल में भी उनकी उपलब्धियां कम सराहनीय नहीं थी। उन्होंने कन्नौज को उसका प्राचीन वैभव न केवल वापस दिया था बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भी की थी। आचार विचार, सुसंस्कार एवं सभ्यता की दृष्टि से अगर देखें तो देश के अन्य भाग के लोग यहाँ के निवासियों का अनुकरण करने लगे थे। इसका मतलब ये है कि कन्नौज की जो व्यवस्था है वहाँ वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी थी, नगरीय व्यवस्था हो चुकी थी, पूरी तरह से डेवलप्ड व्यवस्था हो चुकी थी और शायद इसी कारण देश के जो अन्य भाग के लोग थे वे उसे फॉलो करने लगे थे। शक्ति तथा सौंदर्य में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नगर नहीं था। कुछ विद्वान हर्ष के स्थान पर प्रतिहार शासक महेंद्र प्रथम को ही हिंदू भारत का अंतिम महान शासक मानते हैं। अब है गुर्जर प्रतिहार
के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का जब पतन हो गया तो उसके बाद उत्तर भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। क्योंकि इनके आने के पहले उत्तर भारत की जो राजनीतिक दशा थी उसके बारे में पहले बता दो। उस समय क्या हुआ था कि 5वीं शताब्दी के अंत से लेकर के देखें तो 6वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था, ये वही समय था जब गुप्त साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था। विदेशों से क्या होता था कि बर्बर हून जो है बार बार यहाँ आक्रमण करते रहते थे और इससे आंतरिक विघटन शुरू हुआ था। आंतरिक विघटन भी गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण भी माना जाता है। और पाटलिपुत्र के स्थान पे क्या हुआ कि पहले के समय में देखें तो महाजनपद काल में पाटलिपुत्र का एक विशेष स्थान हुआ करता था, नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता था। लेकिन इस समय में क्या हुआ, मतलब कि 8वीं शताब्दी से लेकर के देखें तो 12वीं शताब्दी तक के बीच में कन्नौज ने पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया था। मतलब कि पाटलिपुत्र का जगह अब कन्नौज ने ले लिया था और कन्नौज के रूप में उत्तर भारत में एक नवीन राजनीतिक केंद्र का उदय हुआ। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से यह जो काल था उसका दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस काल में एक दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और वह था सामंतवाद का उत्कर्ष। सामंतवाद का उत्कर्ष उसने क्या किया था कि भारतीय इतिहास को प्राचीन में मध्यकाल में रूपांतरित कर दिया था। यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वही कहलाता है पूर्व मध्यकाल। और इसका समय काल मान सकते हैं 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का। इस समय उत्तर भारत में अधिकांश राजपूत वंशों का उदय हुआ था और इस वंश को, इस समय काल को ना हम लोग राजपूत युगीन इतिहास काल के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। अब देखते हैं कि उत्तर भारत के जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य थे उनके पतन के बाद राजनीतिक दशा कैसी थी। क्योंकि इसके पहले की राजनीतिक दशा कैसी थी वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि पतन के बाद की राजनीतिक दशा कैसी थी। इसमें बताया जा रहा है कि हर्ष की मृत्यु के उपरांत प्रतिहारों ने संपूर्ण भारत में एक छत्र साम्राज्य कायम कर लिया था। लेकिन विजयपाल, जिनका कि करीब करीब 960 ईस्वी के है समय, उनका काल आते आते तक क्या हुआ, विशाल प्रतिहार साम्राज्य पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गया और उत्तर भारत में पुनः राजनीतिक अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर जिन राजवंशों का उदय हुआ उनका इतिहास अगर लिखित पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक दशा की बात करें तो हर्ष के समय में जो राजनीतिक दशा थी वो पूरी तरह से बदल चुका था। इस समय राजनीतिक अराजकता अव्यवस्था इन सभी का काफ़ी ज़्यादा रोल होने लगा था। आम जनजीवन जो था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगा था इन सारी चीज़ों से। कलचुरी चेदी वंश के इतिहास के साधन चंदेल राज्य के दक्षिण में चेदी के कलचुरियों का राज्य स्थित था और उसकी राजधानी थी त्रिपुरी में। और उसका वर्तमान समय में भी बात करें तो उसकी पहचान की जाती है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित तेवर नाम के ग्राम से। चेदी पर शासन करने के कारण उन्हें चेदी वंश का भी कहा गया है। लेखों में वे अपने आप को है वंशी सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर्य का वंशज कहते हैं, जिससे लगता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। यानी कि अगर इस समय की राजनीतिक दशा के बारे में बात करें तो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का जब अंत हो गया तो उनके भग्नावशेषों पर जो है चंदेल राज्य को कलचुरियों का उदय हुआ। कलचुरी के जो चेदी वंश थे उनका उदय हुआ। तो इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे कलचुरी के चेदी वंश के बारे में। अभी के लिए इतना ही। आज हमने गुर्जर प्रतिहार